हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ प्लेन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर्स के, वो क्या होते हैं। बेसिकली हमने ये जाना था कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई एक सदिश है, ठीक है, कोई क्या है, सदिश है, तो आप इस सदिश को दो या दो से अधिक वेक्टर्स में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसे तोड़ लेते हैं दो वेक्टर्स में। ये आपका आर वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। तो यहाँ पर जो आपका आर वेक्टर है उसे हम ए और बी वेक्टर में तोड़ सकते हैं, और कुछ इस तरीके से तोड़ सकते हैं कि जो ए और बी वेक्टर है वो मिलकर जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी जो उसका मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन होती है वो वही होती है जो वेक्टर आर की है। यहाँ पर हमने जो है ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट जाना था। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि जिन वेक्टर्स में किसी एक वेक्टर को हम तोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए और बी है, इन वेक्टर्स को हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, यानी सदिश का विघटन या जो आपके विघटित जो है सदिश। ठीक है, तो ए और बी क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन, यानी किसी समतल पर आयताकार विघटन, जो आपके विघटित सदिश है वो क्या है। ठीक है, यानी बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वेक्टर है उसे दो कंपोनेंट्स में तोड़ा जा रहा है, और ये कंपोनेंट कुछ इस तरीके से हैं कि एक रेक्टेंगुलर जो है शेप बना। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है। बेसिकली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो वेक्टर्स हैं जो किसी वेक्टर के वेक्टर्स हैं। ठीक है, किसी एक वेक्टर है उसके दो या दो से ज्यादा वेक्टर है। बेसिकली यहाँ पे हम दो वेक्टर लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की किसी वेक्टर के, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसी एक वेक्टर का वह वो वेक्टर्स हैं, वो दो वेक्टर्स हैं जो आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्या कहा मैंने, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो कंपोनेंट है वेक्टर के, वो वेक्टर्स हैं एक वेक्टर के जो आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। बेसिकली ये जो दो वेक्टर हैं ये आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और इनको अगर हम साथ में लेते हैं, इनका योग करते हैं, तो हमें जो आपका पहला वेक्टर है या जिसके ये कंपोनेंट्स है वो वेक्टर हमें मिलता है। अब इसको हम समझ लेते हैं, कैसे आप इसे समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ओ आर, ये वेक्टर हमारा ओ आर है। इसे हम वेक्टर ए कह सकते हैं। अब इस वेक्टर को कंपोनेंट वेक्टर में तोड़ा गया, दो कंपोनेंट वेक्टर में तोड़ा गया। एक है आपका ओ पी, दूसरा है आपका ओ क्यू। ओपी जो है वो आपका एक्स एक्सिस की ओर है और इसे हम ए एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओ क्यू जो है वो आपका वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष की ओर है, इसे हम ए वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर जो ए एक्स और ए वाई है, इन दोनों के बीच में कितने का कोण है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। और ये जो ए एक्स और ए वाई है वो ए का कंपोनेंट वेक्टर, कंपोनेंट वेक्टर यानी कि ये दोनों वेक्टर मिलके वही इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि ए का, यानी ए की जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वही ये दोनों वेक्टर मिलकर जुड़कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वेक्टर ए है जो कि ओ आर है, इसके कंपोनेंट वेक्टर है ए एक्स और ए वाई। ए एक्स जो है ओ एक्स अक्ष पे है, और जो आपका ओ क्यू है वो ओ वाई अक्ष पर। अब अगर हम ओ एक्स की दिशा लें तो ओ एक्स की दिशा जो है आई है, और ओ वाई की दिशा जो है वो आपकी जे। ठीक है, और यहाँ पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से हैं, ए एक्स और ए वाई किसके हैं, ए के हैं। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इन दोनों के बीच का 90 डिग्री का है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, यानी आर ओ पी को हम थीटा मान। ठीक है, अब सबसे पहले हम लिखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। अब लिखेंगे रेक्टेंगुलर components of a vector are the component vector of a vector and are at 90 degree with each other। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसी एक वेक्टर के वो कंपोनेंट्स है जो क्या है, ठीक है, वो वेक्टर्स हैं जो कि 2 है नंबर में, और जो अपने जो है दोनों वेक्टरों के बीच का जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक तरीके से डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं कि हम इस ये जो आपका कॉन्सेप्ट है इसको हम किस तरीके से डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको ड्रॉ करें। ठीक है, आप ये लिखेंगे और ड्रॉ करेंगे, फिर हम चलते हैं कि हम इसे किस तरीके से डिराइव। अब हम इसे डिराइव करके देखेंगे। अब इसमें डेरिवेशन किस तरीके से करेंगे ये हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए, इसको हमने 2 कंपोनेंट्स में तोड़ दिया है, ए एक्स और ए वाई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेशन करना है, डिराइव करना है। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, कोसाइन ऑफ एंगल क्या होंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आर से जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पी पर, और आर से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे क्यू पर। अब अगर हम इस शेप को देखें ओ पी आर क्यू, तो ये एक रेक्टेंगल शेप यानी आयताकार आकार बना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेक्टर लेंगे, उसे 2 कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, ए एक्स और ए वाई। अब हम क्या करेंगे, जो आर पॉइंट है, वेक्टर ओ आर का आर पॉइंट है, वहां से ओ एक्स और ओ वाई पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और क्या करेंगे, और फिर हम इसको आगे प्रोसीड। ठीक है, तो सबसे पहले हम थ्योरी लिख लेते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर a vector OR which is equals to A such that it has rectangular component as OA which is equals to OY AY। ठीक है, OQ sorry, ठीक है, OQ which is equals to AY and OP which is equals to AX। These two component vectors are at 90 degree with each other। मान लीजिए एक सदिश ए है जिसके जिसके आयताकार घटक सदिश
AX और AY है, जो कि OX और OY अक्ष पर है। अब हम लिखेंगे कि हम R बिंदु से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे नाउ वी विल ड्रॉ टू परपेंडिकुलर फ्रॉम R such that हम R से दो लंबवत रेखाएं खींचेंगे। तो कुछ इस तरीके से खींचेंगे कि आरपी जो होगा वो आपके OX के परपेंडिकुलर होगा और RQ क्या है, आपके OY के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। अब अगर हम आरपी की बात करें तो आरपी क्या होगा, आपका OQ के पैरेलल होगा, OQ के समानांतर होगा, तथा आरपी बराबर होगा OQ या QO। ठीक है, तो आप लिखेंगे ऑल्सो RP is parallel to QO and RP is equals to QO। ठीक है, RP क्या होगा, QO के पैरेलल होगा और बराबर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्राइंगल लेंगे ROP, इसमें हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ROP from triangle law of vector addition सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। तो यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि OR बराबर होगा, वेक्टर OR बराबर होगा OP प्लस PR के। ठीक है, तो आप लिखेंगे OR इक्वल्स टू OP प्लस PR। अब PR के बारे में हमें क्या पता है, या RP जो है, ठीक है, RP या PR जिसे कह सकते हैं हम, RP या आप कह सकते हैं इसे PR। तो ये बराबर है आपका QO के या OQ के। तो आप लिख देंगे यहाँ पे सिंस PR इज इक्वल्स टू OQ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे OR इज इक्वल्स टू OP प्लस OQ। अब OP क्या है, AX है, OQ कितना है, AY है, और OR कितना है, A है। सारी वैल्यूज को रख देंगे तो ये आ जाएगा A इक्वल्स टू AX प्लस AY। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे, ठीक है, इसे नोट करेंगे। अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी कि
ओपी कहाँ पर है, ओ एक्स की दिशा में या एक्स अक्ष, यानी डायरेक्शन क्या है, आई क्या, ओ वाई किधर है, वाई की दिशा में, ठीक है, यानी डायरेक्शन क्या है, वाई। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए एक्स को ए एक्स आई क्या और वेक्टर ए वाई को ए वाई जे, ठीक है। तो आप इसे लिखेंगे as the direction of OX is I cap and direction of OY is J cap, क्योंकि OX की दिशा I cap की ओर है तथा OY की दिशा J कैप की ओर है, तो आपका जो है वेक्टर AX हो जाएगा AX I कैप। यहाँ पर AX क्या है, मैग्नीट्यूड दर्शा रहा है, आई कैप क्या दर्शा रहा है, डायरेक्शन। इसे हमने जब हम वेक्टर्स की कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि जब आप वेक्टर ए को लिखते हैं, आपने क्या देखा था कि अगर आपके पास वेक्टर ए है, वेक्टर ए का अर्थ है इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। इसको आप कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई कैप, या आप लिख सकते हैं सिंपली वेक्टर ए को आप लिख सकते हैं सिंपली ए आई कैप। ये आपने पढ़ा था, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है, आपने इसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है, हमने ये स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इस तरीके से होता है। तो इसी तरीके से हमने ax जो है एक वेक्टर है, एक सदिश है, तो ax को हमने लिखा है ax i, ठीक है, तो ay भी इसी तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ay हो जाएगा ay j, आप इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये 2 है और ये 3। अब लिखेंगे आप सब्स्टिट्यूटिंग 2 and 3 in 1, तो हमारे पास क्या जाएगा, a बराबर ax i कैप प्लस ay j, ठीक है। तो आपका ए वेक्टर ए बराबर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसे नोट करें। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी परिमाण। तो परिमाण के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, परिमाण का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, बेसिकली परिमाण का फॉर्मूला होता है, अगर हम हमारे पास कोई तरीके से ट्राइंगल है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये आपका आर वेक्टर। तो जब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या निकला था, आर बराबर अंडर द रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आपका जो है हम ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड यानी जो परिमाण है उसका फॉर्मूला क्या आएगा इस केस में, क्या कोई बच्चा बता सकता है कि अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये त्रिभुज है आर ओ पी, तो यहाँ पर अगर हमें ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी ए का परिमाण निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो आरपी है ये आपका बराबर है ओ क्यू के, और इसकी जो वैल्यू है वो भी आपकी क्या है, ए वाई है। तो आपको क्या निकालना है, ये ओ आर यानी वेक्टर ए, ठीक है, सदिश ए निकालना है, इसका परिमाण निकालना है बेसिक,
ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये जो ट्राइंगल है ओ आर पी, तो यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण कितना होगा? ये आपके पास त्रिभुज है पी आर, ठीक है, ये आपका त्रिभुज ये वाला। तो बच्चों जैसे मैंने अभी बोला आपको, मान लीजिए आपके पास कोई एक वेक्टर है, कोई सदिश है, ठीक है, हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा था, ठीक है, जो त्रिभुज का नियम था। त्रिभुज के नियम में क्या था, आपके पास दो वेक्टर है, दो सदिश है ए और बी, ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है, आर। तो यहाँ पर अगर हमें आर का मैग्नीट्यूड बताना है, आर का परिमाण बताना है, तो उसका फॉर्मूला था आर बराबर अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर आपके पास हमारे पास जो ट्राइंगल है वो ये है, ठीक है, त्रिभुज है ये, वो ये है आपका, ठीक है, आर ओ पी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ए का मैग्नीट्यूड, ए का परिमाण। तो ए का परिमाण होगा, या हम इसे सिंपली लिख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे नाम आपने दिए हैं उसी के हिसाब से हम लिख लेते हैं, ओ आर। ये होता है आपका ओ आर बराबर ओपी प्लस ओ पी आर, ये होता है आपका, ठीक है, वेक्टर का जब एडिशन लॉ लगाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर अगर हम क्या कर रहे हैं, इसका जो ओ आर है इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा आपका ओ आर बराबर रूट ओपी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ठीक है, पी आर स्क्वायर ये हो गया, ओपी स्क्वायर यहाँ, और ये आपका ओ आर, ठीक है। अब आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो ये कैसे आया हमारा, यहाँ पे आप लिखेंगे ओ आर बराबर अंडर द रूट ओपी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ठीक है, यही ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब अगर हम बात करें पी आर की, तो पी आर बराबर है आपका ओ क्यू के, और ओ क्यू कितना है, ए वन। तो आप क्या करेंगे, पी आर की जगह ओ क्यू लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ओ आर बराबर अंडर द रूट ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू रख देंगे, ओ आर है आपका वेक्टर ए, सदिश ए, ओपी है ए एक्स, और ओ क्यू है ए वन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बराबर, यहाँ पे आएगा आपका ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, क्योंकि आपका पी आर और ओ क्यू बराबर है, और ओ क्यू कितना है, ए वन, और ओपी कितना है, ए एक्स। तो यहाँ पर आपके पास ए का जो मैग्नीट्यूड आ गया है वो ये आ गया, ठीक है, इस तरीके से आप इसे नोट करेंगे। इसी ट्राइंगल में यानी ओआरपी ट्राइंगल में हम कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालें, ठीक है। अब ये ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल क्या है, आर ओ पी, ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका क्या है, ट्राइंगल है। अब यहाँ पर आपको कॉस थीटा का मान बताना है, कॉस थीटा। कोई बच्चा बता सकता है कि इस ट्राइंगल में कॉस थीटा कितना होगा? अब अगर हम कॉस थीटा की बात करें, ठीक है, हम कॉस थीटा की बात करते हैं, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी होगी ओपी बेस अपॉन एल, जो है आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी ओपी अपॉन ओ आर होगा, कॉस थीटा ओपी अपॉन ओ आर होगा। अब ओपी कितना है, ए एक्स है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ओपी कितना है, वेक्टर ए एक्स अपॉन ओ आर कितना है, ओ आर कितना है आपका ए है,
क्या आपको ये समझ में आया है? cos थीटा ax अपॉन a आएगा। क्लियर हुआ cos थीटा कैसे आया है? आपको फॉर्मूला लगाना है cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा आपका आ जाएगा ax अपॉन a, या आप इसे लिख सकते हैं ax की वैल्यू लिख सकते हैं ax बराबर a cos थीटा, ठीक है। अब अगर हम साइन थीटा की वैल्यू की बात करें, अब हमें साइन थीटा साइन थीटा कितना होता है ये आपको निकालना है, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी आरपी, हाइपोटेन्यूज यानी आर ओ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप आरपी अपॉन आर ओ। तो साइन थीटा आरपी कितना है ए वाई, वेक्टर ए वाई, और आर ओ कितना है ए, वेक्टर ए, सदिश ए। तो हमारे पास साइन थीटा आ गया ए वाई अपॉन ए, ठीक है। ए वाई अपॉन ए, यहाँ से आप ए वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप लिखेंगे साइन थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए, या आप इसे लिख सकते हैं ए वाई बराबर ए साइन, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से ए साइन थीटा है। अब अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है या थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू होगी आरपी अपॉन ओपी, ठीक है, आरपी अपॉन ओपी। तो आप लिखेंगे आरपी अपॉन ओपी, यानी टेन थीटा हो जाएगा आपका, आरपी कितना है ए वाई, और ओपी कितना है ए एक्स, ठीक है, ए वाई अपॉन ए, टेन थीटा हो जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है। आप इसे नोट करें। ये जो है आपका मैग्नीट्यूड है, इसलिए आपका यहाँ पे एरो नहीं आएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को आप सिंपली ऐसे दर्शाते हैं, और जब आप ए वाई के ऊपर इस तरीके से साइन लगा देते हैं तो ये आपका वेक्टर होता है, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है, उसको जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमें तोड़ना है, तो इस केस में आपके जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, और थीटा की वैल्यू यानी साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये आपने जाना। आपको क्या करना है, इस डेरिवेशन को रिवाइज करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। ये काफी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि थ्री डायमेंशन में हम किस तरीके से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिराइव करें। तो बच्चों जितना आपको पढ़ाया गया है रिवाइज करना है, अगर कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट सेशन में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।